दिल्ली के एक आर्ट म्यूजियम में एक बहुत ही सुंदर और महंगी पेंटिंग आई है। लोगों का हुजूम बस उसी पेंटिंग को देखने के लिए उमड़ा हुआ है। दूर दूर से लोग उस पेंटिंग को देखने आए हैं और उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। तभी एक आदमी कहता है, अरे कितनी सुंदर पेंटिंग है ना, ऐसी पेंटिंग दुनिया में इकलौती अपने आप में पेंटिंग है। तभी तो 10 करोड़ की एक पेंटिंग है। हमारी तो औकात से बाहर है इतनी महंगी पेंटिंग। पता नहीं आज कौन इस पेंटिंग को लेके जाएगा। अरे बाप रे, 10 करोड़। और क्या पता है ये पेंटिंग किसने और कब बनाई थी? सन 1565 में मशहूर पेंटर चार्ल्स ने बनाई थी। ऐसे ही सब लोग एक एक करके वो पेंटिंग देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन तभी आर्ट म्यूजियम की लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वहाँ पेंटिंग नहीं थी। वो पेंटिंग गायब हो चुकी थी। पुलिस वहाँ पहुँचती है और सीसीटीवी कैमरे की जांच करती है, पर सीसीटीवी कैमरे में उन्हें कोई सबूत नहीं मिल पाता। इसलिए डिटेक्टिव जे को केस सॉल्व करने के लिए बुलाया जाता है और उसे 3-4 लोगों पर शक गया। इसलिए उसने उन चारों से पूछताछ की। तो पहले वाले आदमी ने बताया, सर मैं तो उस समय इस एरिया में था ही नहीं, मैं उस समय वॉशरूम गया था। मैंने जब चोरी की बात सुनी तो यहाँ आया। मैं सच कह रहा हूँ सर। डिटेक्टिव जे ने दूसरे वाले आदमी से पूछा तो वो बोला, मैं तो कैंटीन में था नीचे, मुझे बहुत भूख लगी थी। घर से कुछ खाकर नहीं आया था ना सर, इसलिए। पर जब मैंने चोरी की बात सुनी तो यहाँ आया। मैं नहीं जानता कि पेंटिंग किसने चुराई है सर। आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। डिटेक्टिव जे ने तीसरे वाले आदमी से पूछा तो वो बोला, मैं तो यहाँ था ही नहीं, मैं डायनासोर की एक्स के बारे में देख रहा था। जब मैंने पेंटिंग की चोरी होने के बारे में सुना तब मैं यहाँ आया। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझ पर विश्वास कीजिए। डिटेक्टिव जे ने चौथे वाले आदमी से पूछा तो वो बोला, मैं तो उस समय इस आर्ट म्यूजियम में था ही नहीं, मैं तो अभी अभी आया हूँ और आप आते ही मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं एक इज्जतदार घर से हूँ और मैं ये सब काम नहीं करता। चोरी चकारी मेरा काम नहीं है सर। फालतू में आप मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। डिटेक्टिव जे को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन तभी उसने सभी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें याद किया और कोई क्लू ढूंढने की कोशिश की। और अब उसे पता चल गया कि असली चोर कौन है। क्या आपको पता चला? सोचिए और बताइए। चोर तीसरा वाला आदमी है, क्योंकि उसने कहा वो यहाँ डायनासोर के अंडों के बारे में देख रहा था। पर ये तो आर्ट म्यूजियम है, यहाँ डायनासोर के अंडों के बारे में कौन बताएगा। इसलिए शायद उसे आर्ट म्यूजियम के बारे में कुछ पता ही नहीं। वो यहाँ सिर्फ चोरी करने आया है और ऐसे बेतुके बहाने बना रहा है। डिटेक्टिव जे ने उसे पकड़ा और उसके 2 तमाचे जड़े। उसने सच सच कहा और बताया उसने पेंटिंग कहाँ छुपाई हुई है। पेंटिंग भी वापस कर दी गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। डिटेक्टिव जे सॉल्व द केस। बागलपुर गांव के जंगल में पीलू चिड़िया मिठाई बेचने का काम किया करती थी। उसकी बनाई हुई जलेबियाँ लोगों को बहुत पसंद आते थे। हरिया तोता पीलू से कहता है, वाह पीलू, ऐसी जलेबी तो मैं 1 किलो भी खा जाऊं तो भी मेरा मन नहीं भरेगा। ऐसे ही एक दिन पीलू से मिलने के लिए उसकी एक सहेली सुंदरी आती है। पीलू, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारी मिठाई के बारे में बहुत सुना है। गरम जलेबी तो बहुत ही मशहूर है तुम्हारी। कितना कमा लेती हो बहन? सुंदरी, भगवान की दया से इतना कमा लेती हूँ कि एक जमीन खरीदने की सोच रही हूँ, फिर उस पर अपना घर बनाऊंगी। अच्छा ऐसा है तो मैं सही समय पर आई हूँ तुम्हारे पास। तुम शहर चलो और वहाँ पर जलेबी का काम शुरू करो। शहर में तुम्हारी जैसी जलेबी कोई नहीं बनाता है। वहाँ तो तुम बंगलो बना लोगी, इतने पैसे मिलेंगे वहाँ। तो पीलू कहती है, अरे नहीं, शहर तो क्या, मैं तो दूसरे गांव भी नहीं जाऊंगी, वहाँ बहुत खर्चा आता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो बहन, मैं हूँ ना। मेरे शहर में करोड़ों का कारोबार है, पूरा शहर मुझे जानता है। तुम मुझे अपनी दुकान के लिए पैसे दो, मैं तुम्हारे लिए वहाँ व्यवस्था कर दूंगी। फिर तुम वहाँ आकर जलेबियाँ बनाना, लोगों की लाइन लग जाएगी। इसके बाद पीलू अपनी पूरी कमाई सुंदरी को दे देती है और शहर जाने के सपने
लिखने लगती है। एक हफ्ते के बाद पीलू शहर जाती है। पीलू सुंदरी को फोन करती है, लेकिन सुंदरी फोन नहीं उठाती है। ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाता है, लेकिन पीलू को सुंदरी का कोई पता नहीं चलता है। सुंदरी मेरी बचपन की सहेली है, मैंने उस पर भरोसा करके अपनी पूरी कमाई दी थी, मुझे उसने धोखा दी है। पीलू ये सोचकर रोने लगती है, लेकिन फिर जल्दी ही अपने दुख से उबर जाती है। तुम मुझसे मेरे पैसे ले सकती हो सुंदरी, लेकिन मेरी जलेबी बनाने की कला नहीं, मैं शहर में जलेबी बनाऊंगी। फिर पीलू मेहनत करके रोड के साइड में जलेबियाँ बेचने लगती है और कुछ दिनों में उसे मुनाफा होने लगता है। एक दिन उसे सुंदरी दिखाई देती है। सुंदरी, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दी हो? तो सुंदरी बोलती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पीलू, तुम्हारे जैसे बहुत से लोग शहर में बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, लेकिन सब यहाँ की भीड़ में फेल हो जाते हैं। अगर तुम्हारे में दम है तो अपना रास्ता खुद बनाओ, मैं चली। ये कहकर सुंदरी वहाँ से चली जाती है। पीलू सोचती है कि सुंदरी के धोखे ने उसे एक नया रास्ता दिखाया है कि अब वो शहर के भीड़ भाड़ में भी कुछ अलग करे। अगले दिन से पीलू एक नया आइडिया लगाती है और काली जलेबियाँ बनाना शुरू कर देती है। काली जलेबियाँ देखकर शहर वाले हैरान रह जाते हैं। तो टिल्लू बोलता है, अरे यहाँ क्या काली जलेबियाँ, मैंने तो कभी नहीं देखी। ये काली जलेबियाँ शुद्ध खोवे की होती है, बहुत पहले मेरे पिताजी इसे गाँव में बनाते थे। सच में ये तो कमाल की है माँ। इस तरह से पीलू अपनी होशियारी और मेहनत के दम पर बहुत जल्दी तरक्की कर लेती है और एक बहुत बड़ी दुकान की मालकिन बन जाती है। फिर वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। टूनी की शादी के बाद उसका ससुराल का पहला दिन था। टूनी सुबह 4 बजे ही उठ जाती है और जल्दी उठकर नहा धोकर घर की साफ सफाई करके और नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट जाती है। जल्दी ही वो उस घर का सारा काम खत्म कर लेती है, लेकिन अभी भी घर का कोई सदस्य नहीं जागा था। सभी के सभी अभी भी सो रहे थे। टूनी फिर भी कुछ न कुछ काम करके अपने आप को बिजी ही रखती है। काफी देर बाद 8 बजे सभी घर वाले सोकर उठते हैं तो टूनी की नंद चुनमुन घर को इतना साफ सुथरा देख कहती है, अरे ये घर की साफ सफाई किसने की? माँ तुमने की क्या? अरे नहीं चुनमुन, मुझे कहाँ इतनी जल्दी उठा जाता है, मैं तो बहुत देर तक सोती हूँ और अभी सोकर ही उठी हूँ, मैंने तो कोई भी काम नहीं किया। तो फिर किसने किया? भाभी आपने किया क्या? हाँ चुनमुन मैंने ही किया है। वो क्या है ना, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है तो मैंने उठकर घर का सारा काम कर दिया और खाना भी बना दिया। आप बस बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे वाह बहू, आज तो घर का नियम ही बदल गया है। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और टूनी खाना खाने की बहुत तारीफ करती है। तभी टुनमुन अपनी बहू टूनी से कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है, इतनी जल्दी कोई नहीं उठता है, तो कल से देर से उठना। लेकिन टूनी से देर तक उठा ही नहीं जाता है। वो तो जल्दी ही उठ जाया करती थी, लेकिन अब वो घर का कोई काम नहीं करती बल्कि फोन चलाने लगती। कुछ दिनों बाद एक दिन जब उसकी सास टुनमुन जागती है तो देखती है घर में कुछ काम ही नहीं हुआ है। वो रसोई में जाकर देखती है खाना भी नहीं बना हुआ था। ये देख उसे बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे टूनी के पास जाती है और उससे कहती है, टूनी ये क्या बात है, अभी तक खाना क्यों नहीं बना हुआ है? माँ जी मेरा मन ही नहीं किया, इसलिए मैंने कुछ बनाया ही नहीं। क्या कहा बहू, तेरा मन नहीं करता है? अरे तू खाना नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? माँ जी मेरा अकेले मन नहीं लगता है। हाँ, अगर कोई मेरे साथ हो तो काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है, कल से मैं भी तेरे साथ उठूंगी और फिर देखती हूँ तू कैसे काम नहीं करती है। अगले दिन टूनी के साथ उसकी सास भी सुबह जल्दी जाग जाती है और टूनी अपनी सास के साथ बात करते हुए खाना बनाने लगती है। और ऐसे ही हर दिन उसकी सास उसके साथ सुबह ही जल्दी जाग जाया करती थी। एक दिन वो अपनी नंद से भी कहती है, चुनमुन कल से तुम भी हमारे साथ जल्दी जागा करोगी। लेकिन क्यों भाभी, मुझ पे इतनी मेहरबानी क्यों? क्योंकि जल्दी उठने के बहुत फायदे होते हैं चुनमुन, अब कल से खुद ही देख लेना। अगले दिन से टूनी के साथ उसकी सास और नंद दोनों जागती हैं और सभी मिलकर योग भी करते हैं और फिर साथ मिलकर खाना बनाते हैं। टूनी ने अब सभी को जल्दी उठने की आदत डाल दी थी। टूनी
अपने घर में बैठी टीवी देख रही थी। तभी उसकी पड़ोसन कोकिला वहाँ आती है और वो टूनी को देख कहती है, अरे टूनी बहू, ये तूने कैसे रंग बिरंगे रंगों की साड़ी पहन रखी है? क्या आंटी जी अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे बिल्कुल भी नहीं। चल जा कोई दूसरी साड़ी पहन कर आ, तू नई नवेली बहू है, कुछ अच्छे रंग की साड़ी पहना कर। ठीक है आंटी जी, मैं अभी आपको कुछ साड़ी पहन कर दिखाती हूँ, फिर आप बताना मैं कैसी लग रही हूँ। टूनी अपने कमरे में जाती है और अलग अलग रंगों की साड़ी पहन कर आती है, लेकिन कोकिला को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आती। लेकिन जब टूनी एक हरे रंग की साड़ी पहन कर आती है तो कोकिला कहती है, हाँ ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है टूनी बहू, वैसे तुझ पर हरा रंग सबसे ज्यादा खिलता है, तू इसी रंग की साड़ी पहना कर। टूनी की तारीफ करके कोकिला वहाँ से चली जाती है और तभी टूनी की सास चंपा भी आती है और कहती है, अरे टूनी बहू, ये साड़ी तो बहुत खिल रही है तुझ पर, ला मैं तेरी नजर उतार दूं, कहीं तुझे किसी की नजर न लग जाए। चंपा अपनी बहू को काला टीका लगा देती है और उसकी नजर उतारती है और उसकी बलाई भी लेती है। तभी उसका पति सोनू भी उसकी तारीफ करता है, अरे आज तो तुम एकदम हीरोइन लग रही हो, पटाखा लग रही हो। हाँ सच में, कहीं आप झूठ तो नहीं बोल रहे? अरे नहीं नहीं टूनी, मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है? जो आज बोलूंगा, ये हरा रंग बहुत खिल रहा है तुम पर। अब टूनी को जब सभी से इतनी तारीफ मिलती है तो वो अपने मन ही मन सोचती है, इसका मतलब ये रंग बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझ पे, अब तो मैं यही पहना करूँगी। अब टूनी नॉर्मल दिनों में तो सूट सलवार ही पहना करती, लेकिन जब भी कोई फंक्शन होता या कहीं आना जाना होता तो वो हरे रंग की साड़ी ही पहना करती। एक दिन वो पास के पड़ोस में शादी के लिए हरे रंग की साड़ी पहन कर जाती है। वो सच में बहुत सुंदर लग रही थी, इसलिए सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अब तो टूनी और भी पहाड़ पर चढ़ जाती है। हरे रंग की साड़ी पहनने पर मुझे बहुत ही तारीफें मिलती हैं, मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना अच्छा महसूस कर रही हूँ। ऐसे ही अब टूनी अपनी सभी रंग की साड़ियों को डाई करवा देती है और उनका रंग हरा करवा देती है। ऐसे ही एक दिन वो जब बाजार जा रही होती है तभी एक छोटा सा बच्चा उसके ऊपर पानी फेंक देता है और टूनी की साड़ी का सारा रंग उतर जाता है और वो हरी हरी हो जाती है और सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। वो देखो हरी एलियन, वो देखो हरी एलियन जा रही है। टूनी भागते हुए अपने घर आती है, लेकिन उसकी सास भी उसे पहचान नहीं पाती और उसे कहती है, ए भिकारन, कार खड़ी रहे, कहाँ अंदर घुसी आ रही है? देखो तो जरा इन भिकारनों के कितने भाव बढ़ गए हैं, घर में घुसी आ रही है। मैं और भिकारन? नहीं तो क्या मैं? चल निकल यहाँ से। माँ जी मैं कोई भिकारन नहीं हूँ, मैं आपकी बहू हूँ टूनी। क्या? लेकिन बहू तेरा ये हाल कैसे हुआ? टूनी उसे पूरी बात बताती है। चल अब नहा ले, जा। हाँ माँ जी जाती हूँ। टूनी सीधा जाकर नहा लेती है और उसका अब वो हरा रंग उतर जाता है। लेकिन उस दिन के हादसे के बाद से वो कभी भी हरी रंग की साड़ी नहीं पहनती और साड़ी तो साड़ी, वो तो साड़ी पहनना ही छोड़ देती है।